नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा में। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात, जहां कोरोना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में हैं। सीएम शिवराज जबलपुर पहुंचे और कोरोना पर लगाम लगाने को लेकर अधिकारियों डॉक्टरों से चर्चा की। सीएम का कहना था कि एमपी में पॉजिटिविटी रेट कम हुआ है और ये राहत की बात है। सीएम ने जानकारी दी कि सरकार की कोशिश है कि कोरोना की चेन को तोड़ा जाए ताकि महामारी पर लगाम लग सके। सरकार की त्रिस्तरीय योजना की जानकारी देते हुए सीएम ने साफ किया कि संक्रमण की चेन तोड़ने के साथ साथ गांवों में सर्वे अभियान चलाया जा रहा है ताकि मरीजों की पहचान की जा सके और निःशुल्क इलाज किया जा सके। सीएम ने यह भी साफ किया कि वैक्सीनेशन पर सरकार को पूरा ध्यान है, वहीं मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके इस लिहाज से जबलपुर में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। सीएम ने ब्लैक फंगस को लेकर भी विशेषज्ञों की कमेटी बनाने की बात कही और साथ ही तीसरे लहर के लिए पहले से तैयारी करने पर जोर दिया गया। सीएम ने यह भी साफ किया है कि दवाओं की कालाबाजारी कर रहे लोगों को किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। सबके साथ मिलकर संक्रमण की चेन तोड़ने का अभियान लगातार जारी रहेगा। दूसरा जो उपाय हम लोग कर रहे हैं, किल कोरोना अभियान, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर टीम सर्वे कर रही है। अभी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में आईसीयू और एचडीयू के बेड की संख्या भी हमने बढ़ाने का फैसला किया है। 600 से बढ़ा के 640 उनकी संख्या की जाएगी ताकि आईसीयू में और उपचार हो सके। जबलपुर में बाहर से भी लोग बड़ी संख्या में 17-18 जिलों के लोग आते हैं, उनको उपचार मिल सके। थर्ड वेव आएगी ऐसा लोग कह रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों को वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी। हमने प्रदेश स्तर पर थर्ड वेव के मुकाबले के लिए क्या करना चाहिए एक कमेटी बना दी है, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों को असर करेगी, इसलिए हमने तय किया कि मेडिकल कॉलेज में भी बच्चों के इलाज के लिए कोविड के अलग से बिस्तरों की व्यवस्था की जाएगी। पूरे प्रदेश में मैं निर्देश दे रहा हूँ, हम जगह मेरे निर्देश है। यहाँ भी गड़बड़ मिलेगी, शिकायत होगी। शिकायत केवल यहाँ नहीं, शिकायत भोपाल में भी एक कमेटी बनाई, लेकिन जो गड़बड़ कर रहे हैं वो हैवान है, उनको नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं राजधानी भोपाल में कोरोना की मार अब शवों के अंतिम संस्कार पर भी पड़ने लगी है। अपनों को आखिरी विदाई देना अब महंगा साबित हो रहा है। शहर के विश्राम घाटों पर सब कुछ फिक्स कर दिया गया। अब पहले की तरह ज्यादा पैसे देकर हो रहा अंतिम संस्कार। इसके अलावा अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए अलग से पैसे देने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से अब लोग काफी तो राजधानी भोपाल में कोरोना की मार अब शवों के अंतिम संस्कार पर भी पड़ने लगी है। अपनों का आखिरी विदाई देना अब महंगा साबित हो रहा है। शहर के विश्राम घाटों पर सब कुछ फिक्स कर दिया गया। अब पहले से ज्यादा पैसे देकर हो रहा अंतिम संस्कार। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी कालाबाजारी की जा रही है और जो भी इसमें दोषी साबित होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी सरकार। और कोरोना पर सरकार की त्रिस्तरीय योजना और इसके चलते उन्होंने साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करते हैं जबलपुर का। संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हैं। प्रतीक, देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें ले रहे हैं और यही नतीजा है कि सुखद पहलू देखने को भी मिलने लगे हैं। आज जो जबलपुर में बैठक हुई उसके साथ ही क्या कुछ खास निकलकर सामने आया है तीसरी लहर के मद्देनजर भी? और देखिए, बेशक आज यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की बैठक जो है शिवराज सिंह चौहान ने ली थी और करीब 3 से 4 घंटे तक ये बैठक चली। लगातार जनप्रतिनिधियों से और जो जिले के अधिकारी उनसे उन्होंने संवाद किया। उसके बाद जब मीडिया से रूबरू हुए तो कई बड़ी बातें कही। उन्होंने सबसे पहले इस पे अच्छा वाक्य प्रस्तुत किया कि कम से कम पॉजिटिविटी जो रेट है वो 25% घट के 16% पर आ गया, जो प्रदेश के लिहाज से बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अभी हमें रुकना नहीं है, चूंकि लंबा सफर तय करना है और सरकार इसके लिए त्रिस्तरीय योजना पे
जो है काम कर रही है, जिसमें किल कोरोना अभियान भी है, जिसमें घर घर दस्तक, गांव गांव दस्तक दी जा रही है। इसके साथ साथ मुफ्त इलाज जो है वो निजी अस्पताल में मुहैया कराया जाए, जिसकी रेट जो है निजी अस्पतालों के साथ मिलकर सरकार ने कहीं ना कहीं उसे तय कर दिया। इसके साथ साथ जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन हो सके, किसी बड़े आयोजन ना हो, शादी विवाह समारोह ना हो, तो त्रिस्तरीय योजना पर सरकार काम करे, जिसके चलते ही अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं कि पॉजिटिविटी रेट भी घट गया है। इसके बाद जो सबसे बड़ा संजीदा मसला था विगत 2 दिनों से जो नकली रेमडेसिविर का था रीनू, उस मसले पर भी शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया, जो कि मुख्यमंत्री हैं, कि अब हम किसी भी सूरत में इस प्रकार की कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जिस भी ओहदे का व्यक्ति हो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जबलपुर के सिटी अस्पताल के जो ओनर हैं सरबजीत सिंह मोखा, जो कि फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और रोजाना खुद सीएम इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। ब्लैक फंगस, इसके साथ साथ जो थर्ड वेव है कोरोना की, उसको लेकर के कमेटी का गठन कर दिया गया, ऐसा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जो कहीं ना कहीं अभी हाल ही में चिंता का विषय है। और सेकंड वेव में जिस प्रकार से प्रीमेच्योर तैयारी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं हालात काफी गड़बड़ हुए, लेकिन तीसरी वेव को लेकर हर तरह से तैयार रहना है, चूंकि मासूम बच्चों पर ये कहीं ना कहीं कहर बरपा सकता है, तो इसके लिए कमेटी विशेषज्ञों की गठित कर दी गई है, जो इस योजना पे काम कर रही है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी है प्रतीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मासूम बच्चों के लिए एक अलग से आईसीयू बनाने की भी बात मुख्यमंत्री ने कही, और उनका ये भी कहना है कि सिर्फ राजधानी भोपाल और या फिर जबलपुर ही नहीं बल्कि अन्य जिलों को भी इसके लिए निर्देशित किया जाएगा। और अब बहुत ही अहम खबर का जिक्र करेंगे। राजधानी भोपाल में कोरोना की मार अब शवों के अंतिम संस्कार पर भी पड़ने लगी है। अपनों को आखिरी विदाई देना अब महंगा साबित हो रहा है। शहर के विश्राम घाटों पर सब कुछ फिक्स कर दिया गया है। अब पहले से ज्यादा पैसे देकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होने वाले सामान के लिए अलग से पैसे देने पड़ रहे हैं। शमशान घाटों पर अधिक संख्या में शव पहुंचने के चलते लकड़ी और कर्मचारी कम पड़ रहे हैं, जिसके कारण कोविड प्रोटोकॉल से शव का अंतिम संस्कार महंगा हुआ है। जहां पहले अंतिम संस्कार के लिए 2600 रुपए लिए जाते थे और अब उसे बढ़ाकर 3500 रुपए कर दिया गया है। देश और समाज कोविड-19 की महामारी से गुजर रहा है। अस्पतालों में भारी भरकम बिल चुकाने के बाद भी कई मरीज ठीक नहीं हो रहे हैं, काल के गाल में समा रहे हैं। सरकार से मैं अपील करता हूं कि सरकार आगे आए और ऐसे लोगों की मदद करे। अंत्येष्टि के समय शमशान घाट में भी 3500 रुपये लकड़ी के लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करता हूं कि ये दुख की घड़ी में आप इन सब परिवारों के साथ खड़े हो और ये अंत्येष्टि का पैसा लग रहा है, इसको निःशुल्क किया जाए, आपसे मेरी विनती है। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। संवाददाता मनोज राठौड़ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरीके से जो अंतिम संस्कार का जो लगता है यहाँ पर शुल्क पहले 2600 था, उसे 3500 किया गया। 3500 भी यदि सिर्फ लिया जाए तो भी राहत रहेगी जनता को, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी, हजारों रुपए लिए जाते थे, 10-10 हजार रुपए लिए जाते थे अंतिम संस्कार के लिए। तो अभी क्या कुछ गाइडलाइन है और जो मांग रखी जा रही है उसके लिए क्या विचार विमर्श? जी बिल्कुल, जो मृतक हैं उनके परिजनों की ये मांग है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से उन्होंने अस्पतालों में जो लूट मची थी उस पर कंट्रोल करने का काम किया, ऐसे में अंतिम विदाई के समय यदि परिवार को कुछ राहत मिल जाए, यदि वहाँ पे निःशुल्क व्यवस्था कर दी जाए सरकार के द्वारा, तो एक बड़ी राहत उस अंतिम विदाई की, उस अंतिम यात्रा के दौरान जो है परिजनों को मिल सकेगी। क्योंकि कोविड का दौर है, ऐसे में यदि अस्पतालों में कोरोना से किसी की मौत होती है तो कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया जाता है। भदभदा में सबसे ज़्यादा इस समय लाशों का जो है वो अंतिम संस्कार किया जा रहा है। वहाँ पर लगातार रोजाना करीब 60 से 70 और ये आंकड़ा कई बार 80 तक पहुँचा है। वहाँ पे शवों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की गई और यही कारण है कि वहाँ पे लकड़ियों से लेके जो तमाम वहाँ पर कर्मचारी हैं उनकी कमी पड़ने लगी। ऐसे में कुछ जनप्रतिनिधियों ने पिछले दिनों जो है वो लकड़ी को दान करने का वहाँ करीब 2 से 3 ट्रक लकड़ी दान की थी, लेकिन क्योंकि स्टाफ और जो कर्मचारी उनका भी खर्चा निकालना है, ऐसे में वहाँ पे कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार किया जा रहा है और वहाँ पर जो शुल्क लिया जा रहा है वो 3500 रुपये फिक्स कर दिया। इसके अलावा जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में जो क्रिया में जो सामान लगता है उसका भी वहाँ पे राशि निर्धारित है। 600 रुपये से लेकर 200 रुपये तक, 2000 तक का सामान वहाँ पे दिया जा रहा है। तो एक वहाँ से एक बहुत बड़ी राहत भी इससे मिलेगी आम जनता को, क्योंकि वो जो लूट मची हुई थी अंतिम संस्कार करने को लेकर भी, उससे भी थोड़ी सी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए।
और साथ ही अगली खबर का जिक्र करेंगे जहां कोरोना में लापरवाह बाज नहीं आ रहे हैं। सख्ती और कार्रवाई के बाद भी लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने सख्ती और तेज कर दी है। बुरहानपुर में कृषि उपज मंडी में उमड़ी भीड़ के बाद पास सिस्टम लागू किया गया। सतना में पुलिस हाका अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने वालों को सड़क पर सजा दी गई। किसी की बाइक की हवा निकाली गई तो किसी को उठक बैठक और मुर्गा बनाया गया। इधर आगर मालवा में लापरवाहों को सबक सिखाया गया। तो उधर सिंगरौली में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस की टीम पर सब्जी विक्रेताओं ने हमला बोल दिया। हिरवाह बस्ती का ये पूरा मामला है। यहां दुकानों को बंद कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, लेकिन बस्ती के लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। किसी तरह पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई और इस मामले में पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। तो आप देखिए, दुकानें बंद कराने टीम पहुंची हुई थी और पुलिस टीम पर बस्ती वालों ने पथराव कर दिया। इसमें बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल हैं। और इंदौर से संवाददाता विकास सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विकास, बहुत ही हैरत की बात है, कोरोना गाइडलाइन का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सब्जी विक्रेताओं की दुकान बंद कराने जब पुलिस की टीम पहुंची, पथराव हमला क्यों हुआ आखिर? जी बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं ये ऐसी तस्वीरें आमतौर पे प्रदेश में देखने को मिल रही है। चाहे सिंगरौली की बात की जाए या फिर कुछ अन्य जिलों की बात की जाए, ऐसी तस्वीरें हैं जब पुलिस इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए वह पहुंचती है तो पुलिस से कई बार हुज्जत की जैसी स्थितियां निर्मित होती है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अब भी प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग नहीं कर रहे हैं। इंदौर की अगर बात की जाए इसी दौरान, तो इंदौर के कल सदर बाजार इलाके में बड़ी संख्या में शाम के वक्त में पुलिस और निगम का अमला अचानक सदर बाजार थाना क्षेत्र में पहुंचा। इस दौरान देखा गया कि रोजा इफ्तारी के लिए कुछ दुकानें चोरी छुपे बाजार में खोली जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच के, निगम की टीम ने मौके पर पहुंच के उन दुकानों पर कार्यवाही की। इस दौरान 3 से अधिक दुकानों को सील कर दिया गया और इसके साथ साथ में कुछ उस दौरान भी हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। कुछ इलाके के लोग वहां पहुंचे, उन्होंने भी पुलिस से जोर आजमाइश का प्रयास किया। हालांकि ये पूरी जोर आजमाइश उन्होंने अपने पॉलिटिकल प्रेशर के बताने का प्रयास किया था, लेकिन पुलिस ने सख्ती की और इन सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई की। कुल मिला के कोरोना प्रोटोकॉल का अब भी लोग जो है वो सख्ती से पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें प्रदेश से आमतौर पर देखने को मिलती है। रेनू, शुक्रिया आपका विकास तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश के कई जगहों से ऐसी तस्वीरें देखने को मिली हैं जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जा रहा है और इसके चलते कहीं ना कहीं सरकार के सामने भी थोड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। बड़ी खबर हमीदिया अस्पताल से बड़ी खबर है, जहां 6ठी मंजिल से कूदा कोरोना मरीज। कोरोना मरीज की मौत हो गई। कोहे फिजा थाना इलाके का पूरा मामला है। अब मरीज क्यों कूदा 6ठी मंजिल से, क्या कुछ कारण थे? हालांकि कोरोना से संक्रमित था, उसका इलाज चल रहा था और उसने 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। हमीदिया अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां 6ठी मंजिल से कोरोना मरीज कूद गया, कोरोना मरीज की मौत हो गई। कोहे फिजा थाना इलाके का पूरा मामला। कई बार देखा जा रहा है कि जो मरीज है वो डिप्रेशन में भी आ जाते हैं और इसके चलते भी वो आत्मघाती कदम उठा लेते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, कारण क्या थे मरीज की मौत के, आत्महत्या करने के? ये लगातार ऐसी घटनाएं भोपाल में हो रही हैं। हालांकि ये अभी ताजा मामला भोपाल के हमीदिया अस्पताल का है, जहां पर 6वीं मंजिल से एक मरीज जो डी ब्लॉक में भर्ती था और ये मरीज कोरोना पेशेंट था। ये सीहोर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसने डिप्रेशन में आकर 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि लगातार हमीदिया अस्पताल में डॉक्टर्स तो लगातार अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, मगर जो नर्सिंग स्टाफ है, जो क्लीनिंग स्टाफ रहता है, वो कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहा है, जिसके चलते मरीज परेशान है और तनाव में, उसके चलते लगातार लोग इस तरह के हादसे के शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है, जैसा कि जितेंद्र भी बोल रहे हैं कि प्रदेश के कई जगहों से ऐसी खबरें सामने आई जब परेशान होकर डिप्रेशन में आकर भी मरीज आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। कोहे फिजा थाना इलाके का पूरा मामला है, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीज ने 6ठी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी।
तो मरीज की मौत हो गई है। और आपको ये भी बता देते हैं कि इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि यदि आप कोरोना संक्रमित हो गए हैं तो उससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कई बार जो मरीज होते हैं बहुत हाइपर हो जाते हैं, उनकी तबीयत इस कारण से और ज्यादा खराब होती है। पहले से यदि कुछ गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उनको और ज्यादा उलझन होती है, डिप्रेशन होता है। इसकी वजह से भी ऐसे आत्मघाती कदम उठाए जा रहे हैं। तो वही रायपुर के इंडोर स्टेडियम में बनाए गए कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों का हाल उसके परिजन घर बैठे देख सकेंगे। रायपुर स्मार्ट सिटी की टेक्निकल टीम ने ये नई व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मरीजों की स्थिति देखी जा सकेगी। स्टेडियम के कोविड अस्पताल में समय 71 कैमरों से निगरानी की जा रही है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की टीम कैमरों के जरिए एक साथ सभी मरीजों की मॉनिटरिंग कर रही है। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि इसके लिए यूट्यूब के लिंक पर जाकर मोबाइल या लैपटॉप के जरिए लाइव स्ट्रीमिंग देखने की सुविधा दी गई है। इस लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए मरीजों के परिजन देख सकेंगे कि यहां भर्ती मरीज की हालत कैसी है। तो इंडोर स्टेडियम से लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था सरकार करने जा रही है। अब जो मरीज भर्ती है उनके परिजन घर बैठे भी देख सकेंगे कि आखिरकार मरीज की क्या हालत बनी हुई है। कई बार ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं परिजनों के माध्यम से, परिजनों द्वारा कि उचित इलाज नहीं हुआ है, संसाधनों की कमी थी, वक्त पर उन्हें इलाज नहीं मिलने की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। ये आरोप लगाए जाते हैं और इन आरोपों से भी इस माध्यम से बचा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत जुड़ गए हैं। देवव्रत, ये बहुत अच्छी व्यवस्था सरकार कर रही है। 71 कैमरे लगाए गए हैं ताकि लाइव स्ट्रीमिंग की जा सके, जो परिजन हैं वो देख सकें अपने सदस्य जो भर्ती हैं मरीज। तो क्या ये पूरी व्यवस्था किस तरीके से होगी, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से इंडोर स्टेडियम में अस्थायी कोविड अस्पताल बना है और अभी कोरोना महामारी का दौर ऐसा कि चाह के भी मरीजों के जो परिजन हैं वो उन तक नहीं पहुंच सकते, देख नहीं सकते कि आखिर उनकी हालत कैसी है। और ये केवल इंडोर स्टेडियम की ही बात नहीं है, बाकी अस्पतालों में भी यही हाल है कि परिजन अपने लोगों को, अपने मरीजों को नहीं देख पा रहे, उनके घर का कोई सदस्य अगर भर्ती है तो इसलिए यहाँ पर एक हल निकाला गया है। स्मार्ट सिटी के टेक्नीशियंस की पूरी टीम लगी हुई है और इस पर करीब 71 कैमरे तो नॉर्मल लगे ही हैं, साथ ही साथ 45 HD कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि हर एंगल से मरीजों को देखा जा सके और ये मरीजों के परिजनों को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए उनकी हालत दिखाई जा सकेगी और ये बताया जा सकेगा कि फिलहाल मरीज की स्थिति किस तरह से है। ऐसे में मरीजों को पता नहीं चल पाता परिजनों को कि अभी किस हालत में उनके परिजन है, तो एक तरह से ये परिजनों के लिए काफी राहत की खबर है। दूसरी बात ये भी कि एक साथ तकरीबन यहाँ पर 360 मरीज भर्ती होते हैं। 360 बेड का ये अस्पताल है जिसमें 300 ऑक्सीजन युक्त है और ऐसे में सभी मरीजों की एक साथ मॉनिटरिंग करना भी काफी मुश्किल है और क्योंकि डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की कमी वैसे भी है और ऐसे में ये कैमरे अभी कमाल कर रहे हैं क्योंकि इसके जरिए एक जगह पर ही बैठ करके हर मरीजों को देखा जाता है, परखा जाता है और उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो PPE किट पहन करके मेडिकल स्टाफ उन तक पहुंचता है। तो ये इन कैमरों की वजह से एक तरह से जो मरीजों के परिजनों को देखने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग की तो सुविधा दी ही गई है, साथ ही साथ ये चिकित्सकों के भी काम आ रहा है। तो निश्चित तौर पे ये एक अच्छी पहल कही जा सकती है क्योंकि अब तक के कई मरीज ये मांग करते आए हैं परिजन की उनके जो भी मरीज है उनको देखने की सुविधा है हो और प्राइवेट अस्पतालों में उनकी क्या स्थिति है ये भी पता चले। लेकिन एक तरह से जो सरकार द्वारा बनाया गया इंडोर स्टेडियम का अस्पताल है वहां पहली बार ये सुविधा एक तरह से और साथ ही देवव्रत मेडिकल स्टाफ के लिए भी, देवव्रत मेडिकल स्टाफ के लिए भी बहुत अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि कई बार हमने देखा है परिजन धरने पर बैठ जाते हैं, उनका ये कहना है कि उनके सदस्य जो मरीज सदस्य उनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या इलाज किया गया है, कई सारे आरोप जो लगते थे उनसे भी बचा जाएगा इसके माध्यम से। जी बिल्कुल, और क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था इसलिए की गई है कि एक साथ काफी सारे कोविड के जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर भर्ती होते हैं और ऐसे समय में जब मरीज के परिजन उनके आसपास नहीं होते हैं तब एक तरह से संदेह की दृष्टि से टेक्निकल स्टाफ को और मेडिकल स्टाफ को देखा जाता है और निश्चित तौर पर हर किसी के मन में ये बात रहती है कि भाई उनका इलाज सही तरीके से नहीं देखा गया, उनकी देखभाल सही तरीके से नहीं हो रही है। लेकिन अगर जब सारी चीजें पारदर्शिता के साथ कैमरे पे आएंगी और एक तरह से
लाइव स्ट्रीमिंग होगी तब खुद परिजन ये चीज देख सकेंगे कि किस तरह का इलाज हो रहा है, किस तरह की सुविधा हो रही उनको बिल्कुल, चाहिए। और इसमें किसी भी तरीके की लापरवाही भी नहीं हो पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसके चलते जो परिजन है वो भी थोड़ा संतुष्ट रहेंगे और डॉक्टर्स के लिए भी थोड़ी राहत रहेगी। एक और खबर का जिक्र भोपाल से, जहां प्रदेश के सभी अस्पतालों का होगा ऑडिट। फायर, लिफ्ट, सेफ्टी ऑडिट 7 दिन में करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने निर्देश दिया है, जहां अधिकारी 7 दिन में विभाग को सौंपेंगे रिपोर्ट। कमियों पर अधिकारी रिपोर्ट पेश करेंगे। बड़ी खबर, 7 दिन में विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। भोपाल से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। जो भी कमियां अस्पतालों में होंगी उसे पूरा करने के निर्देश पहले ही कई बार दिए जा चुके हैं। प्रदेश के सभी अस्पतालों का ऑडिट होगा, जहां पर फायर, लिफ्ट, सेफ्टी ऑडिट 7 दिन में करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं कांकेर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। दोनों नक्सली पति पत्नी हैं। नक्सलियों की सुरक्षा बलों को काफी दिनों से तलाश थी। कई बड़ी वारदातों में भी शामिल थे। नक्सली विचारधारा से तंग आकर इन लोगों ने सरेंडर कर दिया है। तो 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दोनों इनामी नक्सली पति पत्नी हैं। नक्सली विचारधारा से तंग आकर मुख्य धारा से जुड़ने की इन्होंने कोशिश की और उन्होंने सुरक्षा टीम के सामने आत्मसमर्पण किया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। लाल आतंक के जो इनामी नक्सली हैं वो लगातार सरेंडर करते जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें काफ़ी परेशानी भी होती है, आर्थिक तंगी भी होती है और सरकार की जो मुख्य धारा से प्रभावित होकर जो उनकी योजनाएं हैं नक्सलियों के लिए कि वो सीधे मुख्य धारा से जुड़ें और नक्सली रास्ता, हिंसा का रास्ता छोड़ दें, इससे प्रभावित होकर भी नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला कर रहे हैं। इसी दौरान कई बड़ी वारदातों में शामिल इनामी नक्सली 2 नक्सलियों ने, जो कि पति पत्नी हैं, इन्होंने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया है। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज